हेलो दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे 12th फिजिक्स के 11वें एवं 12वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे परमाणु और नाभिक यानी 11 चैप्टर और यहाँ पे क्या है 12वां चैप्टर। इस दोनों चैप्टर से जितना मैक्सिमम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उतना हम यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये दोनों चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे हम पीछे आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, फिर यहाँ पे ये चौथा पांचवा हो गया, फिर हम आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन है ये दोनों कंप्लीट करवा देंगे। तो आइए यहाँ पे हम परमाणु और नाभिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से क्लियर करते हुए यहाँ पे देखते हैं। तो आइए यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी सोर्स ऑफ सोलर इज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है सोलर। तो सोलर यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो सौर ऊर्जा है ये क्या करता है यहाँ पे प्रकाश, ये क्या करता है यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्या करता है यहाँ पे लाइट एनर्जी को यहाँ पे विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये किस पे काम करता है, न्यूक्लियर विखंडन पे, न्यूक्लियर संलयन पे, या दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके इस दोनों टॉपिक यानी न्यूक्लियर विखंडन क्या होता है, फिर हम देखते हैं न्यूक्लियर संलयन क्या होता है, फिर हमें यहाँ से आराम से इसका आंसर मिल जाएगा कि सौर ऊर्जा किस पे स्रोत है। तो अगर बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर विखंडन की, तो न्यूक्लियर विखंडन क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या हो भारी नाभिक हो, जब यहाँ पे क्या हो कि कोई भारी नाभिक हो और ये क्या करता है यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ पे ये छोटे छोटे नाभिकों में बट जाता है। तो छोटे छोटे नाभिकों में जब ये टूट जाता है तब उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और बात करें अगर इसकी खोज की नाभिकीय विखंडन की, तो इसको यहाँ पे ओटो हॉर्न और यहाँ पे फ्रिट्ज नामक वैज्ञानिक खोजे थे। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी एनर्जी यहाँ पे क्या होता है उत्पन्न होता है, इसमें भी ऊर्जा क्या होता है यहाँ पे उत्सर्जित होता है, लेकिन उस उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा किसमें होता है, संलयन में होता है। जैसे कि अगर बात करें परमाणु बम, तो परमाणु बम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर विखंडन का। अब बात करते हैं यहाँ पे संलयन क्या होता है। तो संलयन इसमें क्या होता है कि दो हल्के परमाणु के नाभिक को परस्पर संलयित कर देते हैं। इसमें क्या था, भारी नाभिक था, इसमें हल्के नाभिक में ये टूटता है। अब क्या है यहाँ पे हल्के हल्के नाभिक है और उस सब को मिलकर एक यहाँ पे क्या बनता है, तो संलयित होकर एक नए परमाणु का नाभिक का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर संलयन होता है और यहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और आप जानते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा में क्या होता है, यहाँ पे तो अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर। तो इसमें जीवाश्म आयु की पता की जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉसिल्स जो है इस सब का एज हमें किससे पता लगता है। तो देखिए इस सब का एज पता लगाने के लिए हम यहाँ पे कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पृथ्वी के अंदर बहुत सालों से दबा हुआ है, अब उसको हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि उसका एज क्या है। तो उसके एज को पता लगाने के लिए हम यहाँ पे एक विधि अपनाते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। उससे हमें उस वस्तु का पता लग जाता है कि ये वस्तु कितना साल पीछे यहाँ पे क्या था, इस धरती के अंदर दबा था या समुद्र के अंदर ये था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है, यानी डीके कोफिशिएंट होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है क्या, हर्ट्ज है, ऑप्शन बी में मीटर, ऑप्शन सी में क्या है पर सेकेंड, और ऑप्शन डी में यहाँ पे कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6 गुना कैसे क्या होती है, पर सेकेंड होती है। क्या होती है यहाँ पे पर सेकेंड, जिसको हम यहाँ पे सेकेंड -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पर सेकेंड है और इसका यहाँ पे क्या है डीके कोफिशिएंट ना, तो इसका एक और यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या होता है यहाँ पे BQ होता है। BQ यहाँ पे क्या होता है, बेक्यूरल होता है। और बेक्यूरल यहाँ पे किस तरह से पढ़ा, तो एक यहाँ पे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक के नाम पर इसका यहाँ पे क्या पड़ा, यूनिट पड़ गया है बेक्यूरल। अब यहाँ पे आइए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो देखिए बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो ये जो बीटा किरणें होती है, सबसे पहले देखते हैं ये बीटा किरणें उत्पन्न किस तरह से होती हैं। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी क्या
कि इलेक्ट्रॉन अगर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उससे यहाँ पे क्या होता है, हमें बीटा किरणें उत्पन्न होती है। और बीटा किरणें डिफ्लेक्ट किस किस से होती है, तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों से डिफ्लेक्ट होती है, यानी विक्षेपित होती है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर कि लाइमन श्रृंखला की पहली पंक्ति और बाल्मर श्रृंखला की पहली पंक्ति का तरंग दैर्घ्य का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइमन है, लाइमन सीरीज की पहली पंक्ति पूछ रहा है, इसका भी फर्स्ट है, और यहाँ पे बाल्मर श्रृंखला के भी पहली पंक्ति का यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें तो ये जानना है कि लाइमन श्रेणी कहाँ से चालू होता है, बाल्मर श्रेणी कहाँ से चालू होता है। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइमन श्रेणी के। तो ये लाइमन श्रेणी होगा, ये क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट इसका हो गया, ये प्रथम पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया प्रथम पंक्ति, और ये क्या है यहाँ पे ये सेकंड पंक्ति हो गया, ये सेकंड पंक्ति होगा किसके लिए, तो ये जो दोनों है ये लाइमन के लिए है, किसके लिए है, ये लाइमन के लिए है। और बात करें यहाँ पे किसके, तो बाल्मर के लिए, तो बाल्मर जो है यहाँ से सेकंड से स्टार्ट ही होता है, ये सेकंड से यहाँ पे सेकंड पंक्ति से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे ये फोर्थ में, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लाइमन का भी प्रथम पंक्ति और बाल्मर का भी प्रथम पंक्ति। तो अगर बात करें यहाँ पे लाइमन के लिए, हम अगर प्रथम पंक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बाल्मर के लिए अगर बात करें N1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और N2 की बात करें तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और इसमें लाइमन में बात करें N2 को तो वहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर बात यहाँ पे क्या आती है लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के बराबर यहाँ पे क्या लैम्डा बराबर, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे, ये क्या होता है यहाँ पे R×1/N1 का, यहाँ पे क्या होता है N1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या होता है N2 का स्क्वायर होता है। तो अब आप क्या कीजिए कि एक बार यहाँ पे ये जो लैम्डा है एक बार यहाँ पे लाइमन के लिए निकाल लीजिए, लाइमन के लिए यहाँ पे अगर N1 बराबर रखना है तो 1 रख दीजिए, और यहाँ पे N2 बराबर 2। अब यहाँ पे क्या, ये तो हो गया लाइमन के लिए, अब निकालना है किसके लिए, तो बाल्मर के लिए। तो बाल्मर के लिए N1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का निकाल के उसका अनुपात निकाल लीजिएगा, तो वो अनुपात यहाँ पे क्या आएगा 5/27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/27 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जितना हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं तो हम अगले वीडियो में केवल आंसर ही बता दिया करेंगे। तो अब यहाँ पे आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z, परमाणु द्रव्यमान A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले परमाणु क्रमांक यहाँ पे दे दिया है Z है, और उसका द्रव्यमान यदि A हो तो इसके में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यदि परमाणु क्रमांक बात करते हैं यहाँ पे Z, ये परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जितना रहता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी जितना परमाणु क्रमांक रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, और जितना प्रोटॉन रहता है उतना क्या रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा प्रोटॉन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन ना, तो न्यूट्रॉन बराबर यहाँ पे क्या होता है, ये n, इसको हम n से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है यहाँ पे परमाणु भार, क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे परमाणु भार, और माइनस यहाँ पे क्या होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु भार A है और परमाणु संख्या Z है, तो n बराबर क्या हो जाएगा A-Z हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है A, ऑप्शन बी में Z, ऑप्शन सी में A+Z, और ऑप्शन डी में क्या है A-Z है। तो अभी हम यहाँ पे n बराबर क्या निकाले, यहाँ पे A-Z निकाले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसमें हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अब यहाँ पे क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर यानी ये बोर का जो यहाँ पे पास्टुलेट है वो आप पढ़े होंगे, बोर का जो यहाँ पे मॉडल है, तो वहाँ से हमारा अगर बात करें क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ से L से डिनोट करते हैं, और L बराबर हमारा क्या होता है MVR होता है, MVR होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो NH/2 पाई का होता है। क्या होता है NH/2 पाई, जहाँ पे N यहाँ पे क्या है
तो ये n यहाँ पे है नंबर ऑफ, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का जो नंबर है वो यहाँ पे हो गया, और h यहाँ पे क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और पूछा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, h/2 पाई आ जाएगा ना। यहाँ पे NH बट्टे यहाँ पे क्या आया, 2 पाई आया। अब n की जगह पे 1 रख देंगे, क्या h/2 पाई। अब h/2 पाई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या 8 नंबर, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि तेजी से जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या होता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, और यहाँ पे ऑप्शन सी में गामा किरणें, एक्स किरणें। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बीटा किरणें हो जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग हो तो फास्ट मूविंग के कंडीशन वो क्या देता है यहाँ पे, तो बीटा किरणें उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी क्या कि ये क्या है, यहाँ पे रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो अब देखिए रेडियो सक्रियता की इकाई के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका जूल हो गया, ये क्या है यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट AMU, और यहाँ पे क्यूरी है। तो ये जो क्यू यहाँ पे जूल भी नहीं होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ऊर्जा का है, AMU, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर का होता है, और क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह क्यूरी हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे एक क्यूरी की, तो एक क्यूरी यानी एक सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3.7 गुने 10⁻10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। अगर बात करें एक क्यूरी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.7 गुने 10⁻10 रेडियो एक्टिविटी डीके पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में क्या होता है, इतना डीके उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सापेक्षता सिद्धांत की अवधारणा दी गई। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, तो ये कौन दिए थे, तो आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे, आइंस्टीन। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक थोरियम है, ये TH का मतलब क्या होता है, थोरियम है। अब देखिए ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 और ये 223, इसका मतलब अभी हम आपको समझाते हैं। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, पूछा है कि इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए जी इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पे थोरियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट रहे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ये जो लिखने हैं, ये जो लिखा है यहाँ पे 230, ये 230 और यहाँ पे 90 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया। तो देखिए ये जो 230 लिखा रहा था यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हो गया। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जो यहाँ पे लिखा रहा था ये क्या होता है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है, और यहाँ पे जो लिखा रहता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, यहाँ पे ऊपर परमाणु द्रव्यमानक और नीचे यहाँ पे परमाणु यहाँ पे क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक होता है। तो अब देखिए परमाणु द्रव्यमान को हम यहाँ पे A से डिनोट करते हैं, और परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। और हमें पूछा क्या है यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन बराबर पूछा, N बराबर। तो अभी तुरंत हम आपको पीछे बताए हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, A माइनस यहाँ पे Z होता है। क्या होता है, A माइनस Z होता है। और A यहाँ पे क्या दिया है, 230 दिया है, और Z यहाँ पे क्या है, 90 है। तो अब 230 माइनस 90 कीजिएगा तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। अब देखते हैं 140 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है, तो उसकी अर्ध आयु क्या होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या एवरेज लाइफ यहाँ पे किया दिया है, यहाँ पे 100 वर्ष, एवरेज लाइफ यहाँ पे दिया है 100 वर्ष। अब अर्ध आयु पूछा है, तो अर्ध आयु का यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हाफ लाइफ बराबर, यहाँ पे हाफ लाइफ बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो 0.6, यहाँ पे 0.69 गुने इंटू यहाँ पे क्या होता है ए भी का मतलब हो गया एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ यहाँ पे क्या है, ए भी है, और ये क्या है, हाफ लाइफ। तो अब इसमें क्या है, एवरेज लाइफ यहाँ पे क्या दिया है, 100 वर्ष दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 100 वर्ष से गुना कर देंगे, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 69.3 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हाफ लाइफ, तो 69.3 वर्ष हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, निम्नलिखित में किसमें परमाणु संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए
कि इसमें क्या है, एक बीटा डीके अल्फा डीके है, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, गामा यहाँ पे डीके है। अब बताइए इसमें से कौन से यहाँ पे जो ये डीके उत्पन्न होगा उसमें क्या होता है, यहाँ पे परमाणु संख्या इंक्रीज हो जाती है, परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या किस अल्फा डीके में क्या होती है, यहाँ पे इसमें तो न्यूट्रॉन यहाँ पे घट जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे किस में बढ़ता है, तो वो बीटा माइनस जो डीके होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, यहाँ पे परमाणु संख्या इंक्रीज कर जाती है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 14 नंबर, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो अब कैंसर के उपचार के रूप में यहाँ पे कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में यदि फोटोन की ऊर्जा ई तो इसका द्रव्यमान समतुल्य होगा। क्या पूछा यहाँ पे, कोई फोटोन है, फोटोन यहाँ पे क्या होता है, तो प्रकाश के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे ई दिया है और पूछा है इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका द्रव्यमान सिंपल है, एकदम आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों के यहाँ पे आइंस्टीन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे mc² होता है ना। एम यहाँ पे क्या है, मास है, ई क्या है, एनर्जी है, सी क्या है, यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड यानी प्रकाश की चाल है। अब हमें क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। तो एम बराबर जब यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, E/c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E/c²। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 16 नंबर, इसमें है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल के क्या है। यहाँ पे साथ में, उसके साथ में है, उसमें निहित है, उसके विरुद्ध है, या उससे प्राप्त हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, हाइजेनबर्ग और यहाँ पे बोर परमाणु मॉडल। तो देखिए सबसे पहले तो इस दोनों का यहाँ पे थ्योरी जानना है कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग क्या दिए थे और यहाँ पे क्या है, परमाणु जो यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल क्या है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है वो बताए थे कि यहाँ पे आर होता है, उसका बीज होता है, ये वेलोसिटी यहाँ पे वो एक वेलोसिटी से चलते रहता है। और ये हाइजेनबर्ग बताए क्या कि इसका आर और भी यहाँ पे क्या होता है, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों का यहाँ पे अगेंस्ट आ जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विरुद्ध यानी अगेंस्ट है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है और यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी सिद्धांत, वो क्या होते हैं यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल के विरुद्ध है। अब आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 17 नंबर, इसमें है हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हीलियम है। अब देखिए हीलियम है, हीलियम यहाँ पे क्या होता है, इसका 2 होता है, इसका परमाणु भर यहाँ पे 4 होता है। अब ये क्या कर रहा है, 2 यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को खो दे रहा है ना। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खो देगा तब इसके ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 4 है। अब इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तब ये किस में बदल जाएगा, तब ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में बदल जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है हीलियम तो ये किस में बदल जाता है, तो अल्फा पार्टिकल में। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो परमाणु। परमाणु को तो यहाँ पे सिंपल सा विभाजित किया जा सकता है, किस में, तो यहाँ पे हो गया ये परमाणु हो गया, ये परमाणु को किस किस में, तो एक हो गया यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। धनायन यहाँ पे नाभिक हो गया और यहाँ पे क्या है, ये प्रोटॉन। तो देखिए फोटोन को यहाँ पे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फोटोन एक ऑलरेडी यहाँ पे इतना छोटा पार्टिकल्स है, इसलिए इसको यहाँ पे विभाजित नहीं किया जाता है, इसलिए 18 यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के 2 समस्थानिक के नाभिक में अवश्य है। अब क्या पूछा है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट है उसमें 2 समस्थानिक है के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वहाँ पे क्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या प्रोटॉन की संख्या असमान होती है। तो क्या पूछा है, यहाँ पे आइसोटॉप्सन पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि समस्थानिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको इसे अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल आप इस टॉपिक को नहीं भूलिएगा। क्या है यहाँ पे समस्थानिक ना है, तो समस्थानिक का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो। समस्थानिक यहाँ पे क्या है, समस्थानिक मतलब क्या है कि जिसका स्थान, यानी समस्थानिक मतलब क्या है कि परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम यहाँ पे समस्थानिक कहते हैं।
अच्छे से याद कर लीजिए, जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसको हम यहाँ पे समस्थानिक कहते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे समभारिक की। देखिए यहाँ पे नाम में क्या है, इसमें भारिक है। भारिक मतलब क्या है कि भार, भार यहाँ पे क्या है, तो जिस यहाँ पे जिसके तत्व में क्या हो परमाणु का भार समान हो, क्या हो इसमें क्या होता है, परमाणु में भार समान होता है और परमाणु संख्या क्या होती है इसमें डिफरेंट होती है। और समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, परमाणु समस्थानिक में पूछा है, यानी समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु भार भिन्न होगा। और बात करते हैं यदि एग्जाम्पल की, तो हम यहाँ पे कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं, एक होता है यहाँ पे C12, एक होता है यहाँ पे C13, एक यहाँ पे होता है C14 होता है 14। अब बात करते हैं इसमें, तो इसका मास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 12 हो जाता है, इसका मास यहाँ पे 13 हो जाता है, इसका मास यहाँ पे 14 हो जाता है। ये होगा मास। अब बात करते हैं यदि न्यूट्रॉन की, तो इसमें न्यूट्रॉन होता है 6, इसमें 7 हो जाता है, इसमें 8 न्यूट्रॉन हो जाता है। और प्रोटॉन क्या रहता है, सभी में इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी प्रोटॉन क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, इसका परमाणु भार क्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग हो गया और परमाणु जो संख्या होता है वो समान होता है, उसको हम यहाँ पे समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश के चाल C हो तो RCH का मात्रक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसका मात्रक बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले रिडबर्ग नियतांक R है, प्रकाश के चाल C है और RCH। तो RCH का मतलब क्या, R यहाँ पे हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, C हो गया प्रकाश की चाल, H यहाँ पे क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। देखिए C प्रकाश की चाल, अब एक लाइन से यहाँ पे चलिए क्या है, RCH है। R यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग नियतांक की जो यहाँ पे क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो इसका होता है यहाँ पे पर मीटर होता है, यानी मीटर माइनस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड को यहाँ पे माइनस कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे जूल सेकेंड होता है, क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो यहाँ से है ये कैंसिल आउट हो गया, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो बचा के यहाँ पे जूल बचा। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से केवल आपसे पूछता कि एच यानी RC का मात्रक का चाहिए, तो RC का मात्रक क्या होता, तो R का मात्रक क्या होता है, मीटर यहाँ पे पर, और इंटू हम क्या कर देते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पे, पर सेकेंड केवल बचता है, यानी सेकेंड माइनस बचता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे RC जब रहता था RCH का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। अब यहाँ पे हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है EV, यानी क्या कि EV हो गया, ये किसकी इकाई होती है, तो ये किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की होती है, एनर्जी की होती है। और ये कहाँ से आया, तो अगर मान लेते हैं W यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, EV है, तो EV यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 यहाँ पे जूल होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में है, नाभिक का घनत्व होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, यानी न्यूक्लियस है उसका यहाँ पे घनत्व क्या होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है वो यहाँ पे होता है 2.29 गुने 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बी एवं सी दोनों। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये नाभिक है, नाभिक है। अब इसमें कौन कौन से है, तो देखिए ये नाभिक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें नाभिक में नहीं हुआ, तो बचा कौन यहाँ पे, प्रोटॉन। और प्रोटॉन मतलब हो गया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, इसके नाभिक के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल रोड्स। तो देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन ए में है कैडमियम, दूसरा में क्या है यूरेनियम, तीसरा में है ग्रेफाइट एवं यहाँ पे चौथा में है प्लूटोनियम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में यहाँ पे इसका सबसे पहले एक कंट्रोल रोड का उपयोग किया जाता है।
तो कंट्रोल रोड का उपयोग वहाँ पे रिएक्शन की जो दर है उसको कम करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? तो रिएक्शन की दर को कम करने के लिए। अब यहाँ पे ये नाभिकीय रिएक्टर, तो क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम पर क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन की कणों का बौछार की जाती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होता है। ऊर्जा मुक्त होता है, इससे क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे कैडमियम है उसके कंट्रोल रोड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वह नियंत्रित होता है। और उसके बाद जो यहाँ पे ऊर्जा जो होता है, उस ऊर्जा का यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे स्टीम जो इंजन होता है उसमें या तो फिर टरबाइन चलाने में काम किया जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे बिजली उत्पन्न जो होती है वो यहाँ पे क्या है, ये नाभिकीय रिएक्टर का ही एग्जाम्पल है एक। इससे भी क्या होता है, यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है। और इसमें बात करते हैं कंट्रोल रोड, तो कंट्रोल रोड का क्या काम है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन की दर को कम करता है। जब यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो बौछार होती रहती है यूरेनियम पे, तब क्या होता है, यहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होते रहते हैं। उसी को कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम की छड़ को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका यहाँ पे रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय, तो देखिए यहाँ पे इसका रेडियो क्या है, यहाँ पे नील बोर, रोयटंजन, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो रोयटंजन, तो ये क्या किए थे, एक्सरे का खोज किए थे, एक्सरे का। मैडम क्यूरी, तो ये भी क्या किए थे, रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। और हेनरी बेकरेल ये भी खोज किए थे। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या यहाँ पे हेनरी बेकरेल हो जाएगा। तो अब ये हेनरी बेकरेल क्यों होगा, क्योंकि देखिए रेडियोधर्मिता की सबसे पहले जो पता लगाए थे वो कौन लगाए थे, हेनरी बेकरेल लगाए थे। हेनरी बेकरेल क्या किए थे कि ये जो यहाँ पे क्या है रेडियोधर्मिता, इसके रेडिएशन के बारे में पता लगा दिए थे। उसके बाद ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करता है, तो यहाँ पे पियरे क्या आता है, पियरे, और यहाँ पे क्यूरी, मैडम क्यूरी आती है। ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जो रेडियोधर्मिता जो यहाँ पे खोज करना बाकी रह गया था उसके बारे में और पता लगाती है। तब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कौन पता किया था, तो हेनरी बेकरेल ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या 27 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो देखिए एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे आंसर है, सब मीटर में है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है परमाणु का आकार, ये किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻ यहाँ पे 10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है, क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज अनस्टेबल, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो अनस्टेबल रहता है, हमेशा अस्थायी रहता है। तो यहाँ पे देखिए अस्थायी कौन रहता है, तो न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी रहता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है। अब हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या है, आर है। तो बोर के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अब द्वितीय कक्षा के बारे में पूछा, तो देखिए क्या यहाँ पे रेडिएशन पूछा है, तो आर बराबर तो यहाँ पे क्या होता है, तो वैसे मान लीजिए आर बराबर यहाँ पे होता है n² बटे यहाँ पे z, और ये क्या होता है r0 होता है, r0 होता है। और ये जो r जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो अब क्या पूछा है, तो n की जगह पे ये प्रथम अस्थायी कक्षा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पूछा है, प्रथम द्वितीय कक्षा की त्रिज्या ना, तो द्वितीय मतलब क्या कि n² हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 4r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है, कक्षा की त्रिज्या समानुपाती है।
क्या है, एन पर निर्भर करती है। अभी हम आपको बताएं आर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, तो ये एन पर ही निर्भर करती है। तो अब ये किसके समानुपाती है, तो यहाँ पे हम आंसर बता ही दिए आपको, एन स्क्वायर के समानुपाती है। तो देखिए एन स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो 31 का यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 31 नंबर क्वेश्चन की, अल्फा कण होता है। अब बताइए अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण सबसे पहले देखिए कहाँ से आता है, ये आपको यहाँ पे माइंड में आ गया तो उसके बाद आप बता सकते हैं अल्फा कण कहाँ से है। तो अल्फा कण कहाँ से आता है, तो हीलियम के नाभिक से आता है। हीलियम के नाभिक से आता है कैसे, तो ये यहाँ पे हीलियम हो गया, इसका 2 यहाँ पे, ये 4 हो गया। अब इससे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कराते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एच, ये एच हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 और ये +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो ये क्या है, यहाँ पे अल्फा कण यहाँ पे उत्सर्जित करता है, तो ये क्या होता है, हीलियम का नाभिक। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 32 नंबर क्वेश्चन की। तो किसी न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन उसके ऊर्जा स्तर वाले अवस्था भिन्न होता है। अब देखिए इसमें एन और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन समान है, लेकिन इसके जो एनर्जी स्टेट होती है वो क्या है, भिन्न है। तो अब उसको हम क्या कहते हैं, जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान हो, उसका एनर्जी भिन्न हो, तो अब उसको हम क्या कहते हैं। तो अभी ऊपर हम आपको बताए हैं 3, वहाँ पे 2 बताए थे। एक बताए थे क्या, समस्थानिक बताए थे। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। दूसरा हम बताए क्या, संभारिक बताया। क्या बताए, संभारिक। तो संभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है। तो इसमें तो एनर्जी की चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन है, संभारिक है, समस्थानिक है, समावयवी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समावयवी यानी आइसोमर्स हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे क्या है 32 नंबर, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समावयवी यानी आइसोमर्स हो जाएगा। आइसोमर्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर यहाँ पे क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये जो प्रोटॉन है, दोनों का एनर्जी जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ से भी ये डिफरेंस आया ना, तो इसको हम यहाँ पे कहाँ से आए, तो आइसोमर्स से आया। तो यहाँ पे इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, गामा किरणें की ना। तो गामा यहाँ पे ये क्या है, गामा किरणें क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अभी ऊपर आप बताएं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीटा किरणें, हीलियम यहाँ पे न्यूक्लियर, ये क्या होता है, अल्फा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे गामा किरणें क्या होती है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो भी क्या, तो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। इसलिए यहाँ पे इसका क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर भी ये अल्फा और बीटा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, वे मात्राएं होती हैं जो परमाणु प्रतिक्रिया में संरक्षित रहती है। डेट मीन्स इसका हो गया कि ऐसी कौन से, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो कौन सी क्वांटिटीज होते हैं जो क्या रहते हैं, कंजर्व रहती है। कुल आवेश, कुल यहाँ पे रैखिक संवेग, कोणीय संवेग या उपयुक्त सभी। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, टोटल चार्ज भी यहाँ पे कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें है किसी न्यूक्लियन में नाभिकीय आवेश समान हो। क्या है, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियन है उसमें क्या होता है, नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो समान है, और यहाँ पे लेकिन क्या उसके नाभिकीय द्रव्यमान भिन्न हो। अब बताए अभी आप, भार क्या होता है यहाँ पे भिन्न है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो इक्वल है। तो अब बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभारिक होगा, यहाँ पे क्या समस्थानिक होगा, समावयवी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो समस्थानिक बता दिए जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम होता है। संभारिक बता दिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। आइसो यहाँ पे क्या आइसोमर्स, इसमें बता दिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होता है, एनर्जी लेवल यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो अब पूछा क्या है यहाँ पे, तो न्यूक्लियाई हैविंग सेम न्यूक्लियर चार्ज, क्या है, चार्ज यहाँ पे सेम है बट डिफरेंस इन देयर मासेस, यानी क्या कि द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, चेंज है, इसके द्रव्यमान में यहाँ पे चेंज है। तो द्रव्यमान में चेंज कब होता है, तो समस्थानिक रहता है तब। समस्थानिक में क्या होता है, तो उसकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। और बात करते हैं संभारिक की, तो संभारिक में परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो इसलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा, आइसोटोप्स हो जाएगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें टोटल 35 क्वेश्चन ही था, तो टोटल 35 क्वेश्चन हम देख लिए। तो ये क्या था, यहाँ पे कौन सा टॉपिक था, तो एक यहाँ पे था एटम यानी परमाणु, और दूसरा चैप्टर क्या था, नाभिक था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और यहाँ पे क्या है, संचार व्यवस्था। तो इसलिए अब देखिए ये दोनों चैप्टर देखेंगे कौन, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या हो, जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।